हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी फ्रेंड्स। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग डब्ल्यूसीएस सेकंड ईयर के लिए जो 30 तारीख को जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो 30 जनवरी के लिए आप लोग का डब्ल्यूसीएस का जो है सेकंड ईयर, ठीक है, आईटीआई सीबीटी एग्जाम्स के लिए। बट गाइस, उसके पहले आप लोग के लिए बहुत जरूरी सूचना है कि जो चैनल है मेरा उसमें बहुत सारे अपडेट्स हैं, जहाँ के हर दिन का जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, हर दिन का क्वेश्चन आप लोग का डिस्कस कराया जा रहा है। और ये जो ट्रेड थ्योरी का जो इलेक्ट्रिशियन का जो पेपर है, जैसे ये वाला देख रहे होंगे आप, या फिर जो है ये देख रहे होंगे, ये जितने भी हैं यहाँ पे सभी आप लोग निश्चित देख के जाइएगा, क्योंकि हर वीडियो से 15 10 से 15 क्वेश्चन आ रहा है। और कमेंट सेक्शन चाहिए तो आप पढ़ लीजिएगा, वहां भी देख लीजिएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है, एक लड़के ने यहाँ कमेंट किया था कि मैं आपका वीडियो जो है पहली बार जो है 5 वीडियो देखा था और मुझे 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस कॉमन मिला, ठीक है? और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया। तो इस तरह गाइस बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे आप लोग को, तो निश्चित ही आप इन वीडियोस को देख के जाइएगा। ईएस के लिए देखिए 1 घंटे का वीडियो है, जरूर देख लीजिएगा। और डब्ल्यूसीएस के देखिए 25-25 क्वेश्चन का 5 सेट है, देख लीजिएगा, ठीक है? और आज से जो है हम लोग यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का जो चैप्टर वाइज, ठीक है, जो हर बार सीबीटी एग्जाम्स में आ रहा है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, तो आईटीआई कैप्सूल कोर्स के स्टार्ट से नाम से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सेट 1 कल चला था, रात सेट नंबर 2 भी होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस जो कि पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, रिबन में जो बनाए हुए हैं ना, इसका भी एक मतलब है कि 16 तारीख को जो है येलो कलर वाला है, फिर जो है 17 तारीख को जो है पर्पल कलर, 18 तारीख को येलो वाले रिबन से मिलेगा। पूरे पीडीएफ में आप लोग को मिल जाएगा। तो जब भी आप लोग ये वीडियो देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आप लोग को एनालिसिस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, आज जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेंगे ये आप लोग के लिए रहेगा 30 जनवरी के लिए, ठीक है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पूछा जा सकता है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो है फॉर्मूला क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू इक्वल टू एफ बाई डब्ल्यू, या फिर एफ इक्वल टू क्या होता है? म्यू आर होता है ना? जहाँ की एफ क्या है? बल है, फोर्स। और फिर म्यू क्या है? घर्षण गुणांक होता है। और आर क्या होता है? सामान्य प्रतिक्रिया होती है, ठीक है? तो घर्षण के गुणांक को खोजने के लिए, ठीक है, खोजने का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र आपका ये होता है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट एट रेस्ट, ठीक है? तो कहा जा रहा है यदि दो वस्तु विराम के समय संपर्क में हो तो किस प्रकार का घर्षण होता है, या फिर किस प्रकार का घर्षण कहलाता है? स्लाइडिंग है, रोलिंग है, स्टैटिक है, या फिर एंगुलर फ्रिक्शन है? तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस में जो है, जो राइट आंसर आप लोग का होने वाला है हो जाएगा स्टैटिक घर्षण हो जाएगा, दैट मीन्स की स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इन चार में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो देखिए इसका आप लोग को पढ़ देते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। या फिर ऑप्शन देखिए यहाँ पे है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा कम होता है किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। हिंदी में भी इसको समझ लीजिए, तो देखिए हिंदी में क्या होता है कि स्लाइडिंग घर्षण हमेशा सीमित घर्षण से क्या होगा? कम ही होगा, ठीक है? ये स्टेटमेंट आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का काम क्या है? क्यों हम लोग लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं? टू इंक्रीज द प्रेशर, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू रिड्यूस प्रेशर। हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि स्नेहक का उद्देश्य क्या होता है? दबाव को बढ़ाने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए, या घर्षण को कम करने के लिए? जाहिर सी बात है घर्षण को कम करने के लिए, है ना? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन विक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। विक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम में किस तरह के लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ हिंदी में भी वही चीज है, बाती फीड स्नेहक प्रणाली में किस प्रकार का जो है ये चीजों का, आई मीन जो है स्नेहक का उपयोग किया जाता है? तो लव ऑयल का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है? इसका यूज करते हैं हम लोग लव ऑयल, हिंदी में भी लव तेल कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट्स, ठीक है? मशीन पार्ट्स में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग किस सॉरी, विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट्स, ठीक है? तो मशीन में फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो हम लोग क्या करते हैं? लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, स्नेहक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। देखिए मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जाहिर सी बात है किसका उपयोग करते हैं हम लोग? पानी तानी का नहीं करते, ध्यान रखना है, क्या इसका? स्नेहक का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए? चलिए अब यहाँ अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है फिगर बेस्ड क्वेश्चन, इसका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी फीड सिस्टम। क्या हो जाएगा? ग्रेविटी फीड सिस्टम या गुरुत्वाकर्षण फील्ड प्रणाली।
गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली। चलिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फटाफट। व्हाट इज द वेट निकालना है आपको, यदि फोर्स आपका जो है बल इतना दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना दिया है, तो फटाफट इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए कुछ भी नहीं है, आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू निकालना मतलब क्या निकालना है, आर निकालना है। और यहाँ पे आपको म्यू का मान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.125 दिया हुआ है, और यहाँ पे फोर्स का वैल्यू दिया है कितना, 30 दिया है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा भाई, तो एफ बराबर होता है म्यू इंटू आर होता है, हाँ ना, एफ बराबर म्यू इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू का मान जो है आपको दिया हुआ है कितना, 0.125 दिया हुआ है। आर का वैल्यू निकालना है, मतलब डब्ल्यू निकालना है, और फोर्स भी कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। आर का मान क्या हो जाएगा, 30 के नीचे इसको ले जाइए, डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन्स हो जाएगा 30 बटा 0.125 है ना, 0.0125 है। ठीक है, तो 0.015 यहाँ का डेसिमल उड़ाइएगा, 4 जीरो ऊपर चले जाएंगे, 2 3 4, इसको मैंने हटाया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कटाइएगा, कटा उटा करके जो सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2400 केजी हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हेमिस्फेयर होता है, ठीक है, अर्धगोला जो होता है, अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला का आपसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा जा रहा है। अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, ध्यान रखना है 3r/8 होता है। क्या होता है, 3r/8। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे है कि फॉर्मूला ऑफ, देखिए सर्कल जो होता है, वृत्त का क्या पूछा है आपसे, क्षेत्रफल पूछा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया, लेकिन वैल्यू क्या दिया है, डायमीटर में यदि दिया रहा है तो फिर वृत्त का फॉर्मूला क्या होगा। ऐसे तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ या ना, लेकिन डायमीटर के टर्म्स में क्या होगा, आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है। इसका इस्तेमाल इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा, पाई और d/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई गुना d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, d स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो आंसर कौन सा चल गया, ये चलेगा आंसर, पाई d²/4। समझ गया। अगला देखिए, ये सब क्वेश्चन जितने देख रहे हैं ना, सब रिपीट वाले क्वेश्चन हैं, किसी न किसी दिन आया हुआ है। अब यहाँ देखिए शेडेड पोर्शन जो ये देख रहे हैं ना, इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, हम लोग यदि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अंदर क्या है, सर्किल है, वृत्त है, तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो हमको इस साइड वाला पार्ट निकल जाएगा। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। A1 हम लोग किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं A1, और A2 किसको बोल रहे हैं, A2 बोल रहे हैं वृत्त का। तो A1 क्या होगा टोटल यहाँ पे, √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर यहाँ कर देते हैं। अब माइनस A स्क्वायर, अंदर वृत्त का क्या हो जाता है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, वृत्त का होता है क्या हमारा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर का मान रख देंगे, आर का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए हो जाएगा √3/4 इंटू 6×36, ठीक है, 36 माइनस 22/7 अगुना 1.5 गुना 1.5। इन चीजों को आपको बस सॉल्व कर लेना है, आंसर आपको मिल जाएगा 8.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, एरिया निकालना है, सरकमफेरेंस आपको दिया हुआ है, मतलब कि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर चाहिए, आर हमको दिया नहीं है डायरेक्टली, परिधि दिया है, तो परिधि का पहले फॉर्मूला लगाइए। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 44 क्या है, परिधि है, 44 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो आर का मान यहाँ निकालेंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 44/2 पाई। तो यहाँ पे फिर 44 डिवाइड बाय 2 गुना पाई का मान क्या करेंगे, 22, अब बटा 7, नीचे 7 होगा, लेकिन इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे सॉल्व करने के दरमियान। ठीक है, तो ऊपर चले गया 7, इसको घटाइए, ये कट जाएगा 2 बार में, फिर यहाँ से ये 2 कट गया, कितना आ गया, 7 आ गया। आर का वैल्यू कितना आया, 7 आया, है ना। अब इस 7 को यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लीजिए 22/7 गुना 7 और गुना 7। ये 7 क्यों लिखे, क्योंकि आर का स्क्वायर, आर का मान 7 निकाले हैं, यहाँ पे 7 रखेंगे तो आर को 2 बार लिखेंगे, 7 गुना 7, ये एक 7 इससे कट गया। अब इनको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आ गया ऑप्शन नंबर सी, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, लेमिना, इसका वैल्यू निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ समझ लीजिए क्या है, एक प्रकार से ये, इसको ऐसे आप मिला देते हैं तो ये आपका पूरा एक पूर्ण क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। ठीक है, जहाँ की ये कितना है, 48 है, 48, और ये कितना है भाई, तो 36 है। ठीक है, और इस ये वाला भाग कौन सा है,
एक सर्किल का ही भाग है, लेकिन कौन सा हिस्सा है, एक चौथाई हिस्सा है। ठीक है, तो ये एक चौथाई का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्किल का या फिर वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, 4 से उसको भाग लगा देंगे, तो ये वाला भाग का निकल जाएगा, ये वाला भाग का। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग उसी तरह से बनाएंगे क्वेश्चन को, इसको हम लोग कर लेंगे A1 और ये वाला जो अंदर ये है आपका, इसको मान लेंगे A2। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, जो हमको निकालना है ये वाला सेंटर वाला भाग का जो हमको वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग मान रहे हैं A मान रहा है, ये क्या हो जाएगा A1 माइनस A2। A1 क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का फॉर्मूला 48 गुना 36, ठीक है, 36 माइनस ये वृत्त है, लेकिन वृत्त का क्या करना है, एक क्वाड्रेंट लेना है, मतलब बटा 4 कर दीजिएगा उसमें, तो जाएगा पायर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब इन चीजों को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। 48 इंटू 36 माइनस पाई का मान 22/7, बगल में तो 4 है, 4 को रहने देंगे, और यहाँ पे रेडियस का वैल्यू देखिए, आप लोग को रेडियस का मान यहाँ पे निकालना होगा, निकालना नहीं होगा, मतलब यहाँ दिया हुआ है, देखिए 18 दिया हुआ है, कितना दिया है रेडियस, 18 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप रख दीजिए सिंपली 18, ठीक है, 18 गुना 18। अब बस इस पार्ट को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिएगा और फटाफट जो है आपका आंसर कितना आ जाने वाला है, 1473.66। आ रही है समझ में क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ देखिए बोला गया है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n क्या होगा। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया भी था कि जब जो बेस होता है, जब समान हो जाता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है, किस में, बटा में, मतलब भाग में, और मल्टीप्लायर रहता तो दोनों जुड़ जाता, m प्लस n जुड़ जाता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही बना सकते थे, a की पावर m और गुना a की पावर माइनस m भी लिख सकते थे। अब मल्टीप्लीकेशन में हो गया, यहाँ पे दोनों, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n, ऐसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, वैल्यू ऑफ इसका निकालना है, मान निकालना है, सिंपल ब्रैकेट हटाइए, क्या हो जाएगा, 5 गुना 7 35 हो जाएगा, तो a की पावर 35 हो जाएगा। यहाँ पे तो हिंदी का आवश्यकता नहीं है ना, कुछ तो करना नहीं है, अब इसका मान निकालना है। देखिए a की पावर m बटा n है, यही है, ओके, ये है। यहाँ पे देखिए हम लोग जब भी लिखते हैं a की पावर यदि 1 बटा n रहता है, इस तरह से लिखते हैं यदि हम लोग, ठीक है, और m बगल में है, ठीक है, तो 1 बाय n का मतलब क्या होता है भाई, तो 1 बाय n का मतलब है रूट n a, ये जो a का स्क्वायर में, a का जो पावर में क्या है, m है, m को यहाँ रख दिए, 1 बाय n को रूट n लिख देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल x की पावर 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ x हुआ। उसी तरह से यहाँ पे 1/n को हम लोग लिखेंगे, रूट ऑफ n लिख देंगे, तो m वाला जो पावर में था, घात में था, वो ऊपर रह जाएगा, एक ही माथे पे रह जाएगा, ठीक है, ये वाला भाग SS बन जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर ये होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज अलाउड फॉर इलास्टिक मटेरियल। देखिए लोचदार सामग्री के लिए इसकी मूल लंबाई का अधिकतम प्रतिशत क्या स्वीकार्य होता है, 100, 200, 300, 400, कितना होता है, 300%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस अटेंड बाय मटेरियल बिफोर रप्चरिंग। टूटने से पहले एक सामग्री द्वारा प्राप्त अधिकतम तनाव के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए, टेंसाइल स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, वर्किंग स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस। ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, तनाव प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल, कार्यकारी प्रतिबल या उच्चतम प्रतिबल। आंसर क्या हो जाएगा, उच्चतम प्रतिबल, अल्टीमेट स्ट्रेस। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस किस तरह का है, कौन सा ये प्रतिबल लग रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, हिंदी में कहते हैं संपीड़न प्रतिबल। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है, प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट पूछा गया है। प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, उष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या क्या होती है, क्या होती है, देखिए संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, यही इसका आंसर भी होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है कि फॉर्मूला पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आप लोग को,
दैट मीन्स सिंपल इसमें समझ लीजिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है, ए का पहले फॉर्मूला होता है अमाउंट, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 + r डिवाइड बाय 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100 टू द पावर n, ये होता है इसका अमाउंट। लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा, सीआई निकालिएगा, क्या कर देंगे हम लोग, ए माइनस पी कर देंगे। यहाँ जो मान आया इसको सॉल्व करने के बाद, उसमें जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। मतलब जो ब्याज होता है वो क्या हो जाता है, मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला तो आपको लगाना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि, देखिए अच्छा प्रश्न है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बोल्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बोल्ट। मतलब प्रतिशत लाभ पूछा गया है, यदि 16 बोल्ट का क्रय मूल्य 12 बोल्ट के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो कैसे बनाइएगा इसको, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे हम लोग। इसमें बस आप लोग को मैं ध्यान देने के लिए ये कर रहा हूँ, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बोल्ट। मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि जो सीपी है ना, सीपी बन जाएगा कितना, 12, और सीपी को, सीपी जो लिखा है, सीपी के बगल में जो 16 लिखा है, वो 16 जो है एसपी का है, समझ लीजिए इस तरह से, ठीक है। इसको अच्छे से बहुत डीप में समझाएंगे तब तो समय लगेगा, लेकिन आप लोगों को इस बार समझा दे रहे हैं सॉल्व कैसे करना है, कहीं भी एग्जाम में सरका दिए क्वेश्चन तो। अब एसपी के बगल में क्या है, 12 है, दैट मीन एसपी ऑफ 12 बोल्ट, तो एसपी का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका निकल जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 12 हो गया, और जो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 16 हो गया। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का मान कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तब ना हमको लाभ मिलेगा। 12 रुपया में आप सामान खरीदे हैं और 16 में बेच देते, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 4% प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट का मान कितना रखेंगे, 4 गुना 100 और डिवाइड बाय सीपी, सीपी कितना है, 12 है। सॉल्व कीजिए, 4 तिया 12, 3 हो गया यहाँ पे, कटा। अब यहाँ 3 को जब 100 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, 33.33 आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका ये लग गया, समझ गए। अगला यहाँ है, ओवर एस्टिमेट किसको कहा जाता है, ओवर एस्टिमेट किसको कहा जाता है, मतलब अनुमान, अनुमान से अधिक क्या होता है, किसको कहते हैं, देखिए व्हेन एन एस्टिमेट इज एक्सीड टू इक्वल एस्टिमेट, कहने का मतलब है कि जब अनुमान वास्तविक अनुमान से अधिक हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवर एस्टिमेट कहते हैं। चलिए अति सुंदर, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनिमम परमिसेबल एरिया ऑफ कंडक्टर फॉर 3.5 कोर केबल्स, ठीक है। सीधे 3 कोर केबल के लिए कंडक्टर का न्यूनतम स्वीकार्य क्षेत्र क्या होता है, तो कितना हो जाएगा, 100 स्क्वायर मतलब कि 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे खत्म हो चुका है सारा। तो होपफुली गाइज आप लोग को जो आज का सेशन है वो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे न्यू देख रहे होंगे चैनल को, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और यहाँ पे बहुत सारी जो अपडेट्स हैं चैनल पे, दैट मीन्स कि हर दिन का जो भी एनालिसिस हो रहा है, हर दिन का क्वेश्चन सब आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम देने जाइएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थोड़ी से क्वेश्चन जो है हर दिन आ रहा है, आप लोग निश्चित पढ़ के जाइए, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्लास जो है आज की है, मतलब सेकेंड ईयर का जो ट्रेड थ्योरी का, तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग, 9:30 बजे लाइव आ जाना है आप लोग को। चलिए तो आज का सेशन मैं ही क्लोज कर रहा हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।